नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका उनकी बोलचाल भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है, तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इस तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र में कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला से जुड़े होते थे। कभी कभी इन असमानताओं को मान कर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतर से अस्तित्व में रहे हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बीजक विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही, जिन पर आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य विभिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं खास इलाके में पुनः रीति रिवाज से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्हें एक नया रूप ले लिया। चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच संबंध के उदाहरण को अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदय, चेर राज्य प्रमुख दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं सदी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इसके लिए इस इलाके में बोली जानी थी। शासकों के मलयालम भाषाई लिपि का प्रयोग अपने अभिलेख में किया, पर वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग में सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। चित्र 1 मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख। चित्र 2 बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां, तालपत्र की पांडुलिपि, उड़ीसा। साथ साथ चेर लोगों की संस्कृत परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल मंदिर रंगमंच की परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती थी। संस्कृत महाकाव्यों पर आधारित था। शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृति क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। इस प्रक्रिया में सर्वोत्तम उदाहरण पूरी उड़ीसा जगन्नाथ संप्रदाय। आज जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई गई थी, जिसमें तात्पर्य निकला कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का स्वरूप दिया। 12वीं सदी के गंगवर्ष एक अत्यंत प्रस्तावी राजा अंतर्वनपुरी पर पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अवनभिक तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं जगन्नाथ को प्रतिनियुक्त घोषित किया। चित्र 3 जगन्नाथ मंदिर। चित्र 4 बीकानेर राजपूत राजसिंह। जिन्होंने उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वह सब महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण करने से स्थानीय जनता में उसका शासन स्वीकार हो जाएगा। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं सदी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र में जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। इसे समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल उसका प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन आज यह अधिकांश रूप से सत्य है। यह भी सच है कि राजस्थान के राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे,
तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशेष संस्कृति प्रदान की। ये संस्कृति परंपराएं वहाँ के शासकों, आदर्शों, अभिलेखों के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं। लगभग 8वीं सदी से आज राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न वीरों की राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज अध्याय 2 एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीर आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्हें रणशेर बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीर की कहानियाँ काव्यों में, गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चरण भाटों द्वारा गाई जाती थी। ये काव्य और गीत ऐसे सूरवीर की स्मृति को सुरक्षित करते हैं और उसने आशा की जाती थी कि वह अन्य जनों को भी सूरवीर का अनुसरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। इन कहानियों में कसकर नाटकीय स्थिति, स्वाभिभक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि बल संवेग का चित्रण होता था। मानचित्र 1 वह क्षेत्र जिसकी इस अध्याय में चर्चा की गई। चित्र 5 नृत्य की कक्षा, लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कृतक नृत्य की कहानियाँ। यदि सूरवीरता की परंपराएं विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य विषय यह सच है, यही सच है। आइए नृत्य के बारे में एक रूप कथक इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों में जुड़ी हुई है। कथा शब्द से निकला, जिसका प्रयोग संस्कृत की अन्य भाषाओं में कहानी के रूप में किया जाता है। ये कथासार अपने हाव भाव तथा संगीत से जुड़े कथावाचक को अलंकृत किया करते थे। 15वीं से 16वीं शताब्दियों के भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथार एक विशेष नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण पौराणिक आख्यानिक कहानियाँ लेखक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाने लगे, जिसे रामलीला कहा जाता था। रामलीला में लोग नृत्य के साथ कथाकार के मूल हाव भाव से जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों ने अपने अभिजातों के शासनकाल में कृतक नृत्य राज दरबारों में प्रस्तुत किया जाता था। इस जगह नृत्य अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और विशिष्ट नृत्य शैली रूप में विकसित हो गई। 1850-1857 के दौरान नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, निकटवर्ती इलाकों के पक्के तौर पर स्थापित हो गई। इसकी प्रस्तुति तथा दुरुस्त पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों प्रस्तुत अभिनय पर जोर दिया गया। शास्त्रीय नृत्य। चित्र 6 कथक नृत्य एक दरबारी चित्र। अन्य नृत्य जिन्हें समय स्थानीय माना जाता था, भरतनाट्यम तमिलनाडु। चित्र 7 शिकार के दौरान आपस में अकबर आराम करते हुए अकबर मुगल लघु चित्र। संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा कई रीति रिवाज विकसित हुई, वह यही लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र छोटे आकार के होते थे, जिन्हें तौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर, जो पश्चिम भारत में पाए जाने वाले जैन ग्रंथों को संचित्र
बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। मुगल बादशाह अकबर जहांगीर शाहजहां अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया, जो प्राथमिक रूप से इतिहासकार के काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। मुगल साम्राज्य पतन के साथ अपने चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने लगे, क्षेत्रीय राजाओं के दरबारों में चले गए। परिणामस्वरूप मुगल कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों में राजस्थान राजपूती दरबारों को प्रभावित किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते थे। शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रण किए जाने लगे। इसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बंदूकोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। चित्र 8, होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह सेकंड राजपूत लघु चित्र कोटा। चित्र 9, कृष्णा राधा और उसकी सखिया पहाड़ी लघु चित्र कनगड़ा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र आधुनिक हिमाचल प्रदेश इर्द गिर्द हिमालय के तट हल्ली का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्र कला की एक साहसपूर्ण एवं प्रभावशाली शैली का विकास हो गया। यहाँ जो लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई बरोदन की 10 मंजिल 1739 से नवाधित आक्रमण और दिल्ली विजय परिणामस्वरूप मुगल काकर और मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। चित्र 10, सबसे पहले बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ। स्मरण रहे, साधारण स्त्री पुरुष बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियों चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों सावधानीपूर्वक रखे जाते थे, जिन्हें सदियों तक सुरक्षित रहे। बंगाल नजदीक से एक नज़र, क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा हमने प्रारंभ में देखा, अक्सर क्षेत्र नाम से वहाँ निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित किए जाते थे। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते हैं, किंतु यह दिलचस्प बात है, आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई है भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से जुड़ी उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्य संबंध स्थापित होने लगा, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ने लगा। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगला पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। वहाँ ब्राह्मणों को बसना शुरू किया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी की भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुन सांग ने यह पाया कि पश्चिम के बंगाल के सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। 8वीं शताब्दी के पहल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ। अध्याय 2। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थापित शासकों से स्वतंत्र थे। अध्याय 3। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीता तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय पर
शासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। बंगाली की प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी और दूसरी इससे स्वतंत्र। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों का अनुवाद, मंगल काव्य और दूसरी भक्ति साहित्य, गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के ने श्री चैतन्य देव जीवंतिया अध्याय 6 आज शामिल है। दूसरी श्रेणियों में नाथ साहित्य शामिल है, ऐसे मेनवांत गोपीचंद्र और गीत ठाकुर। श्रीनाथ साहित्य शामिल गोमती धर्म ठाकुर, पूजा संबंधित कहानियाँ, परोकथाएं, लोक कथाएं और गीत कथा। पीर फारसी भाषा शब्द जिसका अर्थ आध्यात्मिक मार्गदर्शक। मोमनावती गोपचंद और धर्म ठाकुर। पहली श्रेणी ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी पांडुलिपियां पाई गई जिनमें इसे इंगित किया जाता है। उनकी रचना 15वीं शताब्दी की ऊर्ध्वाधर और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच थी। दूसरी श्रेणी कृतियां मौलिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उसका काल निर्णय सही निर्णय नहीं किया जा सकता था। खासतौर पर पूर्वी बंगाल लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। पीर और मंदिर 16वीं शताब्दी में लोग बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल में जंगली तथा बदलती इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। ज्यों त्यों पूर्वी की ओर बढ़ते हुए जंगलों साफ भूमि करने लगे, धान की खेती करने लगे। प्रारंभ से बाहर आकर यहाँ बसने लगे। अधिकांश अस्थिर परिस्थितियों में रहकर कुछ व्यवस्था तक आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। जीववाद यह माना जाता था कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुएं और प्राकृतिक घटनाओं में जो भी जीवात्मा है। बाएं एक दौचाला छप्पर झोपड़ी, दाएं एक चौपाला मंदिर। नेताओं के पास अलौकिक शक्तियों, स्नेह और आदर से लोग इसे पीर कहते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी, अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, दैत्य प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों के पूज्य पद्धतियों बहुत सी लोकप्रिय थी। उनकी मंजरों बंगाल से पवित्र पाई जाती थी। बंगाल में साधारण ईंट मिट्टी गारे और अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों में से कालो, तेली, कंसारी आर्थिक समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक परंपराओं में आ जाने के बाद आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों में एक अवसरों का लाभ उठाया। चित्र 13 गोपियों के साथ कृष्ण श्याम सुंदर मंदिर से पक्की मिट्टी की एक पट्टियां, विष्णुपुर। इन मंदिरों पर सकल आकृति बंगाल की छप्पर का झोपड़ियों की तरह दौचाला या दौचाला होती थी। कारण मंदिरों की स्थापत्य कला व विशिष्ट बंगाली शैली का दुर्भाव हुआ। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग पर कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन उनके मंदिरों के बाहरी दीवारों पर चित्रकारियाँ, सजावटें
मिट्टी की पट्टियाँ सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बोकारो जिले में से बिष्णुपुर के मंदिर में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुँच चुकी थी। चित्र 14 घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करने के लिए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक आरामबाग। मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर थी। मछली पकड़ना प्रमुख धंधा रहा है। बंगाली साहित्य मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इसमें ज़्यादातर क्या होगा? मंदिर, बौद्ध विहारों, दीवारों पर जो पकी मिट्टी पट्टियाँ हैं उनमें मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भर कर बाजार ले जाते दर्शाया गया। ब्राह्मणों को सब्ज भोजन के लिए अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेष गुण ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इन निषेध में ढील दी। कल्पना करें आप राजपूत राजकुमार हैं। आप कहानी किस प्रकार सुनना पसंद करेंगे? 20 शब्द शास्त्रीय, लघु और पीर बोली फिर से याद करें, सही मिलान करें। मणिपल्लव क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताइए। कथाकों के प्रमुख संरक्षक कौन थे? बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं? आइए विचार करें। चारणभट्टों शूरवीरों की उपलब्धियों की घोषणा क्यों की? हम जनसाधारण की तुलना में शासकों की संस्कृति, रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं? विजेताओं ने पूरी स्थिति जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न क्यों किए? बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए? आइए करके देखें। बहुने प्रदर्शन कलाओं चित्रकला के विशेष संदर्भ में अपने क्षेत्र की संस्कृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षणों विशेषताओं का वर्णन करें। क्या आपका बोलने, पढ़ने, लिखने की विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं? इसमें से किस भाषा किसी प्रमुख रचना के बारे में पता लगाइए। चर्चा करें कि आप रोचक पाते हैं।